नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। हम देखने जा रहे हैं आज हिस्ट्री यानी कि इतिहास के क्लास 12 के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, यानी कि जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे इतिहास के पूरे हमारे बुक के कक्षा 10-12वीं के, तो उन सारे एमसीक्यू को दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो वीडियो है, जितने भी एमसीक्यू कराऊंगा इसमें, उसकी फ्री पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। उस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे आपको मैं उसे आगे बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। जो पहला हमारा एमसीक्यू है वह यह है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, यानी कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किस वर्ष हुई थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921, यानी कि 1921 में जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस पदार्थ की बनी होती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी, ऑप्शन नंबर ए। जो सेल खड़ी पदार्थ है या जो सेल खड़ी पत्थर है, उससे क्या होती थी, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता की मोहरे थी वो बनी होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसकी हमें पहचान करनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पाई लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों जो हड़प्पाई लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि जैसा हम सब लिखते हैं एग्जैक्ट उसका उल्टा लिखी जाती थी हड़प्पाई लिपि। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शंख की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं, यानी कि शंख की बनी वस्तुएं हड़प्पा में कहाँ से मिली हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकोट। बालकोट से हमारी संघ की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ एन इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं। तो जो ये पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसके लेखक हैं दोस्तों हमारे R E M व्हीलर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा R E M व्हीलर करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इसके लेखक कौन है, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या थी, यानी कि कितने चिन्ह थे हड़प्पाई लिपि में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 375 से लेकर 400 तक, यानी कि 375 टू 400 जो चिन्ह थे या जो हमारे सिंबल्स थे वो हमारे हड़प्पाई लिपि में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। तो जो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था हड़प्पाई मतलब सभ्यता में, उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, चिहनजोदड़ो। जो चिहनजोदड़ो है वो शिल्प उत्पादन का या शिल्प उत्पाद का प्रमुख एक केंद्र था। अगला प्रश्न है हमारा, हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो जो हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य हैं वो मिले हैं हमारे किससे, कालीबंगा से। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगन, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं से हमें हल से जुड़ते हुए खेतों के साथ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। तो मैंने भी इसको आपके आगे ही कराया प्रश्न कि जो संघ से बनी हुई वस्तुएं थी उसका प्रमुख केंद्र था नागेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है वो निश्चित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था, कुछ लोग कहते हैं लगातार अकाल थे उसके लिए हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आ गई जैसे कि बाढ़ आ गया या कुछ और हो गया प्राकृतिक रूप से, तूफान आ गया, ऐसा कुछ उस वजह से क्या होगी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से अनुमानित कुओं की संख्या थी, यानी कि मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 700, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगभग 700 करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में ऐसा कह सकते हैं हम, जो मोहनजोदड़ो स्थल था हड़प्पा का, वहां पर लगभग 700 कुएं थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि की मुख्य विशेषता थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मैंने आपको बताया ना, दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक। यानी कि जैसा हम सब लिखते हैं ना अभी प्रेजेंट टाइम में, बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वो उसका उल्टा लिखती थी, यानी कि वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में पाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये ऐसे स्थल हैं जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। पहले भारत में ही थे, लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो स्थल थे ये कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध किन देशों से थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इराक, ईरान, मिस्र, यानी कि इराक, ईरान, मिस्र जो हैं इनसे क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। तो इन तीनों देशों के नाम आप याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विदेश में किस किस देशों से संबंध थे हड़प्पा सभ्यता से, या कुछ ऐसा ऑप्शन दे देगा, उसमें 2-3 देशों का नाम देगा और पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध किन देशों से थे, उसकी आपको पहचान करनी होगी। तो आप
यहाँ से इन तीनों देशों का नाम याद कर लीजिए, इराक, ईरान और मिस्र। ये तीनों देशों से हड़प्पा सभ्यता के क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। व्यापारिक संबंध का मतलब यह है कि वहाँ से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में क्या होता था, जितने तीनों देश दिए गए हैं इनका हड़प्पा के साथ व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या थे, पहले डायरेक्टर जनरल थे, यानी कि एएसआई के हमारे जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रसिद्ध पुस्तक अष्टधाई की रचना किसने की है, तो अष्टधाई जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसकी रचना की है पाणिनि ने, और ये व्याकरण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए पाणिनि सही हो जाएगा। पाणिनि ने अष्टधाई की रचना की है, और ये जो अष्टधाई पुस्तक है ये व्याकरण से क्या है, संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, हरिसेन ने। हरिसेन ने क्या की है, प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, और प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग में है। अगला प्रश्न है, यह प्रशस्ति किसकी प्रशंसा में लिखी गई है, यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है किसकी प्रशंसा में लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है, तो समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बीबी, नहीं माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, बीएस सुधांकर। यानी कि जो बीएस सुधांकर थे इनके द्वारा जो महाभारत है उसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, चंडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। जो चंडालों के कर्तव्य की सूची है, यानी कि चंडालों को क्या क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य की जो सूची है हमें कहाँ से मिलती है, मनुस्मृति में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति सही हो जाएगा। मनुस्मृति में वर्णन है कि चांडालों को कर्तव्य क्या क्या है, चांडाल क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उनको अपना जीवन यापन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके जो कर्तव्यों की सूची है वो मनुस्मृति में दी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध धर्म बट गया, यानी कि ईसा की प्रथम सदी के बाद जो हमारा बौद्ध धर्म है वो किन दो भागों में बट गया, इसको बताना है। दो भागों में बटा था, और किन दो भागों में बटा था, अब इसको हमें इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं चार, उनमें से चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीनयान और महायान। यानी कि जो हीनयान और जो महायान था, ये दो भागों में क्या हुआ, जो हमारा बौद्ध धर्म था ईसा की प्रथम सदी में क्या हुआ, बट गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपरा को कहा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चिंतन की नई परंपरा थी जो बौद्ध धर्म में, वो थी महायान। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट है। जो नई चिंतन की परंपरा थी उसको महायान कहा गया, और जो पुरानी थी उसको हीनयान कहा गया। ठीक, तो अब यहाँ से आप दोनों याद कर लीजिए, पुरानी को हीनयान कहते हैं, नई वाली को महायान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है, यानी कि जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो किसमें संकलित की गई हैं, किसमें उनको लिखा गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या किया गया है, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों से संबंधित नियम मिलते हैं, जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के संबंध में नियम है वो त्रिपिटक के एक जो हमारा पिटक है जिसका नाम है दोस्तों हमारा विनय पिटक, उसमें मिलते हैं। तो यानी कि जो विनय पिटक है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। जो विनय पिटक है इसमें क्या है, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों से संबंधित नियम है, यानी कि भिक्षु और भिक्षुणी अपने जीवन कैसा यापन करेंगे उनके बारे में विनय पिटक में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी, व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा। यानी कि बौद्ध शिक्षाओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्तिगत प्रयासों यानी कि खुद के प्रयासों के से क्या कर सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। हिंदू आइडियोलॉजी के अनुसार बोले तो मोक्ष को क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है वो अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है या निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे किसी मेडिटेटर यानी कि मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, पंडित पुजारी की जरूरत नहीं है, मौलवी की जरूरत नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो खुद ही क्या कर सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो यानी कि व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा को मानने वाले कहलाएं, अभी मैंने आपको बताया था जो बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा को मानने वाले थे वो क्या कहलाते हैं, हीनयान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हीनयान इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है उस पर हिंदी मीडियम पे आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस,
ठीक, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के, सब हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऐसे सब्जेक्ट भी हमारे चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप क्लास 12 से हैं और आपको थोड़ा-सा भी बेनिफिट मिल रहा है हमारे इस वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को बड़ी मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने में। हमारे पास कोई टीम तो होती नहीं है, हम अकेले बनाते हैं, हम अकेले पीपीटी बनाएँगे, अकेले पढ़ाएँगे, अकेले एडिट करेंगे, अकेले अपलोड करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, यानी कि जितने भी मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे जितने भी एमसीक्यू आपको दिख रहे हैं, अगर इन सारी एमसीक्यू की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा। यानी कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा फ्री पीडीएफ। जैसे आप फ्री पीडीएफ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तुरंत आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। पूरे जितना भी मेरा मतलब एमसीक्यू है, जितना मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ, वहाँ से आप इन सारे जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। तो दोस्तों मैं आपको फ्री में पीडीएफ भी दे रहा हूँ। अगर प्लीज़ आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सब क्या है, जो त्रिपिटक है इसमें तीन पिटक दिए गए हैं, अभिधम पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक। इन्हीं तीनों पिटक क्या है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है। तो त्रिपिटक जो है इसका शाब्दिक अर्थ है तीन टोकरियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा तीन टोकरियां करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो त्रिपिटक है इसको हम अगर इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होगा तीन टोकरियां। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा तीन टोकरियां करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के रचयिता थे, यानी कि जो बुद्ध चरित्र है इसको किसने लिखा है, उसके रचयिता कौन थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचयिता थे, यानी कि लेखक थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश सम्मिलित हैं। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं किसमें सम्मिलित हैं, वो सम्मिलित है हमारे सूत पिटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सूत पिटक में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। तो जीवन का परम लक्ष्य बौद्ध धर्म में क्या माना गया है, निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, निर्वाण प्राप्त करना बौद्ध धर्म में क्या है, जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत नगरों में रहता था। यानी कि जो मध्यकालीन यात्री वाला हमारा चैप्टर्स है उसके अनुसार अगर हम देखें, जो उसमें बताया गया है कि हमारा 17वीं शताब्दी में भारत, यानी कि जो 17वीं शताब्दी में भारत है उसकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत शहरों में रहती थी, यानी कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत नगरों में रहता था जनसंख्या। तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि हमारे मध्यकालीन यात्री वाले चैप्टर से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों बी, 15%, यानी कि 15% जो 17वीं शताब्दी थी उस समय की आबादी हमारे शहरों में रहती थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 15%। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार विशाल आबादी वाला नगर था। तो इब्न बतूता के अनुसार जो विशाल आबादी वाला नगर था वह था हमारा दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली इसमें करेक्ट है। राजकीय कारखाना का विस्तृत विवरण देने वाला इतिहासकार था, यानी कि किस इतिहासकार ने राजकीय कारखाने, यानी कि जो सरकारी फैक्ट्री होती है, जो सरकारी हमारे मतलब कारखाने होते हैं उनका विस्तृत विवरण दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें बी, फ्रांसवा बर्नियर, और मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, फ्रांसवा बर्नियर। जो फ्रांसवा बर्नियर था इसने राजकीय कारखानों का क्या किया है, एक विस्तृत विवरण दिया है। मतलब कैसे कार्य करते हैं कारखाने में लोग, कैसे आते हैं, कौन क्या कार्य करता है, इसको क्या किया है फ्रांसवा बर्नियर ने अपने विवरण में बताया है अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर बी और ए हमारा फ्रांसवा बर्नियर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला यूरोपीय यात्री था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत में आया था। अगला प्रश्न है, रिहाल के अनुसार महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर था। जो रिहला है इस पुस्तक के अनुसार महाद्वीप का, उपमहाद्वीप का जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। रिहला में क्या बताया गया है, जो दिल्ली है उसको उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ी सिटी बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं से 17वीं सदी के बीच लोग यात्रा करते थे। तो जो लोग यात्रा करते थे वो कैसे करते थे 10वीं की से 17वीं सदी के बीच। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, क्योंकि जो लोग यात्रा करते थे 10वीं से 17वीं सदी के बीच वे सभी लोग काम की तलाश में भी करते थे,
साहस की भावना से प्रेरित होकर करते थे, यानी कि बहुत लोगों को चस्का लगा होता था एडवेंचर का या साहस का दिखाने का, तब भी वो यात्रा कर लेते थे। और बहुत लोग ऐसे थे जो व्यापारी, सैनिक या पुरोहित व तीर्थयात्री बनकर क्या करते थे, यात्रा करते थे। तो यानी कि उपरोक्त सभी क्या है इसमें सही है, क्योंकि उपरोक्त सभी भावनाओं से प्रेरित होकर लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे। अगर किसी को काम की तलाश करनी है तो भी वो यात्रा करता था, किसी को साहस की भावना से कोई कार्य करना होता था, कोई साहस की भावना से क्या करता था, यात्रा करता था, तो भी वो यात्रा करता था। और कोई अगर व्यापार करना चाहता था, या सैनिक था या पुरोहित था या तीर्थयात्री बनकर कहीं जाना चाहता था, तो भी वो यात्रा करता था। यानी कि जो लोग थे वो काम उपरोक्त सभी कारणों से क्या करते थे, यात्रा करते थे। अगला प्रश्न है, बर्नियर का विवरण किस सामाजिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों सी, भारत में मध्यम वर्ग का अभाव। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा भारत में मध्यम वर्ग का अभाव, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किताब उल हिंद के बारे में असत्य कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, फारसी में लिखी गई है, ये क्या है, ये इसमें असत्य कथन है, तो ये हमारा ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता के संबंध में सत्य कथन है? तो जो इब्न बतूता के संबंध में सत्य कथन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों बी, उसका जन्म शिक्षित परिवार में हुआ था। यानी कि जो इब्न बतूता है उसका जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ था, ये हमारा क्या है, इसमें सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए बी हमारा इसमें करेक्ट। अगला प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर के संबंध में असत्य कथन है? जो फ्रांसवा बर्नियर है उसके संबंध में ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है या असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, उसने दास प्रथा का वर्णन नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट क्या है दोस्तों, हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने दास प्रथा का वर्णन किया था और यहाँ पर लिखा गया है नहीं किया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और सारे प्रश्न सही है, जैसे कि फ्रांसवा बर्नियर यूरोप से आया था, वह मुगल दरबार से जुड़ा रहा, भारत का चित्रण द्विविपरीतता के रूप में किया, ये सभी सत्य है। लेकिन जो हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन डी है, उसने दास प्रथा का वर्णन नहीं किया, ये असत्य है, क्योंकि उसने क्या किया था, दास प्रथा का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत कब आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1833। 1800 अरे मतलब 1333 में जो हमारा इब्न बतूता था वो भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किस सुल्तान ने नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, रिहला किस यात्री का यात्रा वृतांत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, इब्न बतूता। जो इब्न बतूता है उसने अपना यात्रा वृतांत लिखा था जिसका नाम है रिहला। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे? अब भक्ति सूफी मूवमेंट के से क्वेश्चन है, जो भक्ति सूफी आंदोलन है उससे क्या है हमारा प्रश्न है। तो जो वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे उसके मतलब संस्थापक हमारे थे, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाशवन्ना। यानी कि जो वीर शैव आंदोलन है उसके संस्थापक थे बाशवन्ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट है। अगला है, पद्मावत की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या की थी, पद्मावत की रचना की थी अवधी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? यानी कि जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा करने वाला लेखक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, अब्दुल रजाक समरकंदी। जो अब्दुल रजाक समरकंदी था उसने 1440 दशक में दक्षिण भारत की यात्रा किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1400 से 1800 के बीच यात्रा वृत्तांत मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। यानी कि जो 1400 से 1800 के बीच के यात्रा वृत्तांत हैं ये सभी मुख्यतः फारसी भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फारसी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोग समुद्री यात्राएं करते थे? जो लोग समुद्री यात्राएं करते थे वही व्यापार के लिए भी करते थे, नए स्थानों की खोज के हेतु भी करते थे, और रोमांच के लिए भी करते थे। यानी कि इंटरटेनमेंट या जो रोमांच होता है उसके लिए भी लोग क्या करते थे, समुद्र की यात्राएं करते थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा
ए बाशवन्ना, जो कर्नाटक है उसमें बाशवन्ना जो थे वो वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तभी बाशवन्ना सही होगा। या ऐसा पूछे कि कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तभी बाशवन्ना ही हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले पहले सुल्तान थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसमें भी इल्तुतमिश, यानी जो इल्तुतमिश थे ये क्या थे, पहले सुल्तान थे जो ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। अगला प्रश्न है हमारा असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी शंकरदेव। जो शंकरदेव थे असम में वैष्णव धर्म के क्या थे, प्रमुख प्रचारक थे। प्रचारक मतलब प्रचार करने वाले, उसको बताने वाले, बढ़ा चढ़ा के मतलब लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले जो धर्म होता है उसको। तो जो वैष्णव धर्म है इसका प्रचारक जो थे असम में वो थे हमारे शंकरदेव जी। ठीक। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना आप सभी ने पढ़ा था अभी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस सूफी संत से मिलते थे, तो किसका सही प्रश्न, अरे मतलब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया से क्या करते थे, एक रूप से जो हमारे अमीर खुसरो जी थे वो मिलते थे, उनका उनसे क्या था, गहरा संबंध था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैनार और अलवार संतों ने प्रचार किया, तो जो नैनार और अलवार संत थे इन्होंने क्या प्रचार किया, इष्ट देव के प्रति क्या, भक्ति, यानी कि इष्ट देव के प्रति भक्ति का क्या किया, प्रचार किया। न तो इन्होंने कठोर तपस्या का प्रचार किया, न जाति व्यवस्था का प्रचार किया, न ज्ञान मार्ग का, यानी कि जो इष्ट देव है उसके प्रति भक्ति का जो प्रचार है उसको नैनार और अलवार संतों ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु नानक के बाद गुरु बने, यानी गुरु नानक के बाद कौन थे जो गुरु बने थे खालसा मतलब सिख धर्म में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी अंगद गुरु। जो गुरु अंगद थे ये क्या थे, गुरु नानक के बाद गुरु बने थे, यानी कि दूसरे गुरु थे सिखों के, गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी पंथ संबंधित है, तो हम सभी जानते हैं जो सूफी पंथ है ये संबंधित है हमारे इस्लाम धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस्लाम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी 1336 ईस्वी में जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है विजयनगर शासकों की उपलब्धि थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपाधि, मतलब विजयनगर शासकों की उपाधि क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राय। जो राय शब्द है, जो राय टाइटल है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जो विजयनगर के शासक थे वो क्या करते थे, राय उपाधि को लगाते थे। आप में से कितने लोग हैं जो राय टाइटल को लगाते हैं, प्लीज कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी तुलुक। जो तुलुक वंश है उससे कृष्णदेव राय हमारे संबंधित थे, तो तुलुक वंश ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। विजयनगर स्थित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच, यानी कि जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी है इसके बीच में क्या था, हमारा विजयनगर साम्राज्य स्थित था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया, यानी कि किस वर्ष हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया, यह प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1976 ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1976 में जो हमारा हम्पी है उसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है विजयनगर में व्यापारियों के स्थानीय समूह कहलाते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चट्टी। जो चट्टी थे क्या थे, विजयनगर में व्यापारियों के स्थानीय समूह थे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा विजयनगर शासकों ने शक्तिशाली सेना रखी क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्योंकि उन्हें दक्कन सुल्तानों से रक्षा हेतु, यानी कि उन्होंने दक्कन सुल्तानों से रक्षा हेतु क्या की थी, एक शक्तिशाली सेना रखी थी विजयनगर के शासकों ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दक्कन सुल्तानों से रक्षा हेतु करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजयनगर दक्कन संघर्ष के कारण थे, यानी कि जो विजयनगर था और जो दक्कन था इसके बीच संघर्ष के कारण क्या थे, तो इसके बीच संघर्ष के कारण थे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमर नायक कौन सा कार्य नहीं करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी व्यापार नीति निर्माण, यानी कि जो व्यापार नीति निर्माण था यह कार्य अमर नायक नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय की कृति थी, कृष्णदेव राय ने क्या लिखा था, उन्होंने किस चीज की रचना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अमुक्तमाया, यानी कि जो अमुक्तमालयद है इसकी रचना किसने की थी, हमारे कृष्णदेव राय जी ने की थी। अगला प्रश्न है विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों की संख्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी, चार चार मंसू ने विजयनगर पर क्या किया था, शासन किया था। अगला प्रश्न है कृष्णदेवराय का शासनकाल था, तो कृष्णदेवराय का शासनकाल था 1509 से लेकर 1529, यानी कि 20 साल तक उन्होंने शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो इसमें बी है 1509 से 1529 ये करेक्ट है। विजयनगर में कृषि को प्रोत्साहन मिला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो विजयनगर था वहाँ पर बांध थे, हौज थे और नहरें थी। बांध और हौज और नहरों से क्या हुआ, जो विजयनगर था वहाँ पर कृषि को प्रोत्साहन मिला। हौज मतलब आप नहीं जानते होंगे तो आपको बताना चाहता हूँ। हौज का मतलब होता है तालाब, ठीक। तालाब को मतलब उर्दू भाषा में एक रूप से हौज कहते हैं। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय के संबंध में असत्य कथन है, यानी कि कृष्णदेव राय के संबंध में कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है नीचे चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बलि प्रथा समाप्त की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें जो हमारा ए है ओ, यानी कि रैयत। रैयत जो है वो उस शब्द का प्रयोग करते थे जो भारतीय फारसी स्रोत हैं, ठीक। मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत हैं वो किसानों के लिए आमतौर पर रैयत शब्द का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रैयत करेक्ट है। अगला प्रश्न है आईने अकबरी लिखने का काम किस वर्ष पूरा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों इसमें गा, यानी कि बी, अरे सी, 1900 1598 में जो हमारा आईने अकबरी है इसका कार्य क्या हुआ, लेखन का पूरा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। जो गांव का मुखिया होता था उसके संबंध में, यानी कि गांव के मुखिया या मंडल का मुख्य कार्य क्या था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो निम्नलिखित कथन है मुखिया या मंडल के संबंध में वो सही हो जाएंगे हमारे इनमें से सभी, यानी कि जितने भी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था, ये भी सही है। और इस चुनाव के बाद उन्हें उसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी, ये भी सही है। यानी कि जो दोनों कथन है, कथन का और खा, ये दोनों सही है, क्योंकि जो मुखिया है उसका चुनाव बुजुर्ग लोग करते थे गांव के, और जब उसका चुनाव हो जाता था तो उसकी मंजूरी जो होती थी वो जमींदार से लेनी पड़ती थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें गा सही है। इसमें सभी जो हैं ऑप्शन सही है। इसमें एक ऑप्शन और देना था मुझे, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 ही ऑप्शन लिखा, गलती से भूल गया लिखने को। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जिन्स ए कामिल का सही अर्थ क्या है, यानी कि जिन्स ए कामिल का सही अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है जिन्स ए कामिल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, सर्वोत्तम फसलें, यानी कि जो सर्वोत्तम फसलें होती थी, सबसे अच्छी फसलें होती थी, उसको क्या बोला जाता था, जिन्स ए कामिल बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो जिन्स ए कामिल है इस शब्द का प्रयोग मुगलों द्वारा किया जाता था अच्छी फसलों को बताने के लिए। जैसे कि बोलेंगे गन्ना क्या है, जिन्स ए कामिल है, यानी कि क्या है, सर्वोत्तम फसल है। जिन्स ए कामिल का मतलब क्या है, अच्छी फसल। अगला प्रश्न है हमारा, 18वीं शताब्दी में महिलाएं जमींदार कहाँ पाई जाती थी। तो 18वीं शताब्दी में महिलाएं जमींदार पाई जाती थी हमारी कहाँ पर, बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर का हमारा बंगाल सही है। अगला प्रश्न है अहोम राजाओं का संबंध भारत में किस राज्य से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, असम, यानी कि जो असम है उससे संबंध है हमारे अहोम राजाओं का। यहाँ पर अहोम राजाओं का शासन था असम में हमारे। तो ऑप्शन नंबर हमारा असम घ सही है, क्योंकि अहोम राजाओं का संबंध हमारे असम से है। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा, जहांगीर। जो जहांगीर था उसने क्या किया था, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध मतलब रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न है 16वीं से 17वीं शताब्दी में गांव में लगभग कितने फीसदी लोग रहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा इसमें ऑप्शन नंबर खा, 85%, यानी कि 85% जो लोग थे 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच वही लोग गांव में रहते थे, यानी कि गांव की जनसंख्या 17वीं और 16वीं शताब्दी में 85% थी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा आईने अकबरी के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या किया था, आईने अकबरी को लिखा था। तो आईने अकबरी के लेखक हमारे अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है मुगल कालीन भारत की महत्वपूर्ण जीन से कामिल, यानी कि सर्वोत्तम फसलें थी। तो जो जीन से कामिल थी मुगल भारत की, या सर्वोत्तम जो फसलें थी मुगल भारत की, वह कौन कौन सी थी, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों खा, गन्ना। गन्ना जो था ये मुगल कालीन भारत की महत्वपूर्ण जीन से कामिल थी या सर्वोत्तम फसल थी। गन्ना फसल बहुत अच्छी मानी जाती थी मुगल काल में या मुगल भारत में। अगला प्रश्न है हमारा मुगल काल में गांव का मुखिया को कहा कहते थे, यानी कि गांव का मुखिया क्या कहलाता था मुगल काल में, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें
हमारा का मुकद्दस यानी मुकद्दम, मुकद्दम जो है हमारा वो गांव का मुखिया होता था, या हम मुगल काल में गांव के मुखिया को मुकद्दम बुलाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा जिल्दों में रचा गया है। तो अकबरनामा कितने जिल्दों में रचा गया है? या 3 जिल्दों में रचा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल साम्राज्य में भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी जिस नाम से जाना जाता था वह है, यानी कि मुगल काल में जो राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी था वो किस नाम से जाना जाता था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, अमील गुजार। अमील गुजार जो था ये क्या था? मुगल काल में राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी था, या राजस्व वसूल करने वाला, भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी था। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा अमील गुजार करेक्ट है इसमें। अगला प्रश्न है, इटली का रहने वाला मुसाफिर जवेनी कोररी वर्ष भारत आया। किस वर्ष भारत आया था यहाँ पर रहना चाहिए था? तो इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें हमारा का 1692, यानी कि 1692 में जो हमारा इटली का मुसाफिर था ये क्या हुआ था? भारत में आया था। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था बंगाल के जमींदारों एवं लोहारों, बढ़ई व सुनारों आदि के बीच सेवा विनिमय व्यवस्था की जानकारी जिस सदी के स्रोतों से प्राप्त होती है वह है, यानी कि किस सदी से के स्रोत ऐसे हैं जिनसे हमें क्या होती है, बंगाल में जो जजमानी की व्यवस्था थी, जो मतलब जमींदार और लोहार व बढ़ई व सुनार के बीच में सेवा विनिमय की एक व्यवस्था थी, उसकी जानकारी किस सदी के स्रोतों से हमें मिलती है? तो जो जजवानी व्यवस्था है बंगाल में, वो हमें जो हमारे 18वीं सदी के ग्रंथ हैं, या जो 28वीं सदी से स्रोत हैं, उनसे मिलती है। तो 18वीं सदी ऑप्शन नंबर खा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक था। यहाँ पर रहना चाहिए था किस धातु के सिक्के था, यानी कि मुगल काल में किस धातु के सिक्के का प्रचलन सर्वाधिक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर का चांदी, यानी कि जो चांदी है उस धातु के सिक्कों का जो प्रचलन था मुगल काल में सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के बनाए जाते थे मुगल काल में, ठीक। यानी कि जितने भी सिक्के बनते थे मुगल काल में उनमें अधिकतर चांदी के होते थे। तो ऑप्शन नंबर का हमारा सही है। अगला प्रश्न है, खेतिहर व उनके परिवार निम्न में से जिन वस्तुओं के उत्पादन में भाग लेते थे वह है, यानी कि खेतिहर और उनका परिवार जिन वस्तुओं का उत्पादन करता था वो कौन से वस्तुएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर का उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी जो मतलब वस्तुएं हैं उनके उत्पादन में खेतिहर और उसका परिवार क्या करता था? भाग लेता था। अगला प्रश्न है हमारा, दस्तकारों को उनकी सेवाओं की अदायगी जिस रूप में की जाती थी वह है। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा इसमें उपरोक्त दोनों ही रूप वो में सही है, यानी कि दस्तकारों की सेवाओं की जो अदायगी थी वो फसल का एक हिस्सा देकर और गांव की जमीन का एक टुकड़ा देकर की जाती थी, यानी कि दोनों रूपों में की जाती थी। ऑप्शन नंबर ग हमारा इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल के जमींदार दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे, इस व्यवस्था का नाम था। तो इस व्यवस्था का नाम था दोस्तों जजमानी, ऑप्शन नंबर का। यानी कि जजमानी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बंगाल के जमींदार थे, दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले क्या करते थे? उनका रोज का भत्ता देते थे, यानी कि जो रोज का उनका अलाउंस होता है, उनके रोज का खर्चा उनको देते थे, और खाने के लिए उनको नकदी देते थे, ठीक। यानी कि खाने के लिए कुछ उनको धन देते थे, और जो ये व्यवस्था थी इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं जजमानी व्यवस्था। अगला प्रश्न है हमारा, बम्बई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर का रैयतवाड़ी। जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी ये दक्कन में या बम्बई में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़िया लोग अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसमें घा उपरोक्त सभी, यानी कि झूम खेती करके, महुए के फल इकट्ठा करके, और रेशम के कोया या कठ कोयलो बनाकर क्या करते थे, जो हमारे पहाड़िया लोग थे अपना जीवन यापन करते थे। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा उपरोक्त सभी करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त या स्तंभमारी प्रणाली, जिसको हम स्तंभमारी बंदोबस्त कहते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? यानी कि स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बंगाल में। बंगाल में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त या स्तंभमारी प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें का 1813 में जो पांचवी रिपीट थी वो ब्रिटिश संसद में पेश की गई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा संथालों का प्रतीक बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें खा, तीर धनुष। जो तीर धनुष था संथालों का प्रतीक बन गया था।
अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन चलाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का मोहम्मद अली तथा शौकत अली के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन चलाया था मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहली बार महिलाओं ने बढ़कर किस हिस्सा लिया था, यानी कि पहली बार महिलाओं ने किस आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया था, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर गा। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल में धनी किसान के वर्गों को किस नाम से जाना जाता था। तो बंगाल में जो धनी किसान वर्ग थे उनको जोतदार के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जोतदार करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दक्कन गंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1878। अगला प्रश्न है, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूम खेती, ऑप्शन नंबर सी। पहाड़िया लोग कहाँ रहते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, राजमहल की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, कौन से इलाकों को संथाल भूमि घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामिनी को संथाल की भूमि घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, लेखा बहियों जलाने का कार्यक्रम कौन से गांव से शुरू हुआ। यानी कि जो लेखा बही होता है जिसमें उधार या लेन देन की जो जानकारी होती है, यानी कि अकाउंट्स की जो जानकारी होती है, जो अकाउंट्स के खाते थे, लेखा बही थे दोस्तों, उन्हें जलाने का कार्यक्रम हमारे सूती नदी गांव से चालू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा खा, इसमें सूती नदी गांव करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का कौन सा शहर सूती वस्त्र के लिए मशहूर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो था ब्रिटेन का, वो सूती वस्त्रों के लिए, यानी कि कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनके लिए मशहूर था। अगला प्रश्न है, बुकनान कौन थे। तो बुकनान क्या थे, सभी को पता है, बुकनान एक थे अंग्रेजी चिकित्सक। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें एक अंग्रेजी चिकित्सक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुकनान के दृष्टि में संथाल कैसे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असभ्य तथा गंदे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ। तो संथाल विद्रोह हम सभी जानते हैं कब हुआ था, 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ में विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरजिस कद्र। जो हजरत महल के बेटे थे बिरजिस कद्र, उन्हें ही लखनऊ में विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, डंका शाह किसे कहा जाता था। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, अब मौलवी अहमदुल्ला शाह सही है। यहाँ पर बाकी जगह बाहर रहना चाहिए, मौलवी होगा तब। अगला प्रश्न है, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई। ठीक, तो अवध पे जो सहायक संधि थी 1801 में थोपी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 1801 में करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज गवर्नर ने सहायक संधि तैयार की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें हमारा खा, लॉर्ड वेलेजी। लॉर्ड वेलेजली जो था, इसने क्या किया था, सहायक संधि तैयार की थी। अगला प्रश्न है हमारा, इन मेमोरियल पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ एन पेंटन। तो ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ एन पेंटन सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा का, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था, 1857 में जब विद्रोह हुआ था उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 का विद्रोह किस शहर से प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर ए। मेरठ से सिपाही कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। मेरठ से विद्रोह चालू होता है। दिल्ली क्यों आते हैं, दिल्ली आते हैं अपना नेता चुनने के लिए, बहादुर शाह जफर को। अगला प्रश्न है, विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली के लाल किले पर कब पहुंचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें हमारा खा, 11 मई। 11 मई को क्या हुआ था, जो विद्रोही को जत्था था मेरठ से, वो दिल्ली लाल किले पर पहुंच गया था 11 मई को। अगला प्रश्न है, दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर का बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को उन्होंने दिल्ली पहुंचकर अपना नेता चुना था। अगला प्रश्न है, अवध के कौन से नवाब को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अपदस्थ कर दिया था। यानी कि अवध का ऐसा कौन सा नवाब था जिसको अंग्रेजों ने क्या किया था, बुरे शासन का आरोप लगाकर क्या किया था, उसके पद से हटा दिया था। तो ये शासक था हमारा वाजिद अली शाह। वाजिद अली का शाह तो क्या किया था, जो हमारे अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, उसको पद से हटा दिया था बुरे शासन का आरोप लगाते हुए या कुशासन का आरोप लगाते हुए। तो ऑप्शन नंबर हमारा घा, नवाब वाजिद अली शाह इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के गांव
वालों को किसने संगठित किया? कहीं कहीं वैसे बिजरौल कहा जाता है, कहीं कहीं पर बड़ौत कहा जाता है। तो जो बड़ौत परगना था, इसके गांव वालों को इकट्ठा किए थे शाहमल जी ने। तो ऑप्शन नंबर का हमारा शाहमल सही हो जाएगा, एक जाट थे। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसमें बी सही है। जो चर्बी वाले कारतूस थे वो क्या थे? हमारे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण थे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो कहते हैं सर मुझे ये नहीं याद हो रहा है कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया था किस विद्रोह का। जैसे है ना, लखनऊ से किसने किया, बड़ौद परगना से किसने किया। तो इस सभी को लिखने के लिए आप क्या करिए, स्टिकी नोट्स ले लीजिए। स्टिकी नोट जानते हैं ना, जो ऐसे इस प्रकार के स्टिकी नोट्स होते हैं। मैंने प्रोडक्ट को टैग किया, अगर आप खरीदना चाहते हो वहाँ से खरीद भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कहीं में। जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, उसको अपने टेबल ऑर्गेनाइजर में रखा रहा करिए। टेबल ऑर्गेनाइजर क्या होता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऐसा होता है टेबल ऑर्गेनाइजर। अगर इसे भी आप देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट में टैग किए इसे देख सकते हैं, वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। तो जो स्टिकी नोट्स है इसे आप अपने टेबल ऑर्गेनाइजर पे क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे, या कहीं अपनी दीवार वाल पे क्या करेंगे, इसको लगा देंगे और उसपे डेट लिख देंगे। यानी कि लिख देंगे कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था, दिल्ली के सैनिक कब मतलब दिल्ली में सैनिक कब पहुंचे, और दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, और लखनऊ से किसने किया, कानपुर से किसने किया, बड़ौद परगना से किसने किया। जब ऐसे देखे रहेंगे ना, और जब भी आप बैठने पढ़ने बैठेंगे ना, तो बार बार अगर आप इसे रिवाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो ये डेट्स है और जो ये लीडर्स हैं जहाँ से नेतृत्व किए थे, वो सभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास टाइमर है और अपने से आप अपना टाइम अच्छे से यूज कर रहे हैं, जैसे टाइमर ऐसा आपके पास टाइमर है, डिजिटल टाइमर, तो अच्छा है। अगर आपके पास डिजिटल टाइमर नहीं है, तो मैंने भी इसका प्रोडक्ट में टैग किया, इसे आप देख सकते हैं, वहाँ से खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइमर है, तो आप टाइमर लगा के बैठिए कि 1 घंटे में मुझे क्या करना है, जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका टाइम है वो मैनेज भी हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा आपको कौन कौन सा चैप्टर कमजोर है। और जितने भी चीज नहीं याद हो रही है ना, स्टिकी नोट्स पे लिखकर अपने सामने ही क्या करिए, चिपका लीजिए। दोस्तों इन सभी को प्रोडक्ट को मैंने टैग किया, आप इसे देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं या जिसको डाउट रहता है कि कैसे याद करें डेट्स को, तो यही याद तरीका है, डेट्स को याद करना है और लीडर्स को याद करना है। तो आप उसे स्टिकी नोट्स पे लगाकर चिपका दीजिए, और जब भी पढ़ने बैठिए तो एक बार इसे देख लीजिए, बस इसी से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें होती है बार बार रिवाइज करने वाली चीजें। जितना भी बार से आप दोहराएंगे उतनी बार क्या होंगी, डेट्स और जो लीडर्स हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1800, ये तो हमने कर लिया था, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण हम सभी को पता है चर्बी वाले कारतूस थे, हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1857 के विद्रोह का सबसे व्यापक रूप कहाँ देखने को मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अवध। ऑप्शन नंबर ए। जो यूपी है उसमें अवध है ना, अवध मतलब जो यूपी का एक रूप से आप कह सकते हैं, जो सेंट्रल एरिया है पूरा, जो अम्बेडकर नगर, सुल्तानुल से लगता है, प्रतापगढ़ से लगभग चालू हो जाता है अवध, और इधर लखनऊ उखनऊ तक चालू रहता है अवध। तो जो अवध वाला एरिया है, जो उत्तर प्रदेश का सेंट्रल एरिया है, इसको हम अवध बोलते हैं। तो अवध में क्या था, जो 1857 का विद्रोह था उसका सबसे व्यापक प्रभाव देखने को मिला था। तो हमारा जो ये अवध है ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। राज्य हड़पने की नीति कौन से गवर्नर जनरल ने अपनाई? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर गा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, किस प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधाशाला कहा जाता था? तो अवध को बंगाल आर्मी की पौधाशाला कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाकर दिल्ली पर पुनः नियंत्रण कब स्थापित किया? यानी कि दिल्ली पर जो अंग्रेजों का नियंत्रण था विद्रोह के बाद पुनः कब स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 1857, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसमें खा 1915। 1915 में गांधी जी भारत आए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का चंपारण से। जो बिहार का चंपारण है वहां पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन का सही समय काल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1922। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों का 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न, किस घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर डी। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जो हमारा असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया आंदोलन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अगस्त में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा हुआ था अमृतसर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा अमृतसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन
दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी 1878। 1878 में क्या किया था? दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, स्तंभरारी बंदोबस्त कौन से वर्ष से लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793, ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न है, स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों खा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर का इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा सही है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता द्वारा दिया गया प्रस्ताव था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गा वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी समिति में किसी एक भारतीय को सदस्य के रूप में नियुक्त करे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रति सरकारों की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का मेदिनीपुर और सतारा में। मेदिनीपुर और सतारा में प्रति सरकारें स्थापित की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर का जवाहरलाल नेहरू के। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार, इसमें हमें सही प्रश्न चुनना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर घ का और खा दोनों सही है, यानी कि मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया है और पहिया अपने आप में मशीन का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो ऑप्शन नंबर का और खा दोनों सही है, महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा था 26 जनवरी 1950। 1950 में भारतीय संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बी एन राव। बी एन राव भारतीय संविधान के हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ये बी एन राव वाला। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को सूत्रबद्ध किया गया, यानी कि संविधान सभा कितने से कितने समय के बीच तैयार की गई या सूत्रबद्ध किया गया, यह हमारा समय, इसमें समय काल पूछा जा रहा है संविधान सभा को, मतलब संविधान बनाने का लिया गया, संविधान बनाने में लिया गया समय का। तो उसका ऑप्शन नंबर का हमारा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसी बीच हमारे संविधान को सूत्रबद्ध किया गया था। तो ऑप्शन नंबर का हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर हमारा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो हम सभी जानते हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी, जिसका अर्थ है राजाओं का घर। तो ऑप्शन नंबर हमारा गा राजगिरी करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता अपनी जिस व्यवस्था के लिए सबसे अधिक जानी जाती है वह है नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली बहुत अच्छी थी, इसीलिए वह जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा का नगर नियोजन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1813 में प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा का 1813 में करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियारत का अर्थ है। तो जियारत का अर्थ होता है दोस्तों सूफी संतों के मजार की यात्रा। तो ऑप्शन नंबर हमारा गा सूफी संतों की मजार की यात्रा इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जोतदार थे। तो दोस्तों जोतदार क्या थे? जोतदार थे हमारे अमीर किसान एक रूप से। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों जो है अमीर किसान वाला खा ये करेक्ट हो जाएगा। जोतदार अमीर किसान थे जो बंगाल के लिए क्या थे, एक बंगाल के अमीर किसान थे, और बंगाल के अमीर किसानों को जोतदार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म बुद्ध के प्रतीकों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का बोध वृक्ष बुद्ध का जन्म। तो ये गलत है, क्योंकि जो बोध वृक्ष है वो बुद्ध का ज्ञान की अवस्था या जो बुद्ध को निर्वाण मतलब वो प्राप्त हुआ था ज्ञान, उसकी अवस्था को दर्शाता है, उसके संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का हमारा बोध वृक्ष बौद्ध का जन्म जो युग है ये क्या है, गलत है। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा बम्बई बम्बई में लागू की गई राजस्व प्रणाली थी। तो जो बम्बई है, जिसे अब बम्बई कहते हैं हम, तो उसमें लागू की गई राजस्व प्रणाली थी हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर हमारा घ रैयतवाड़ी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि बम्बई में रैयतवाड़ी चालू किया गया था। बंगाल में क्या चालू किया गया था? स्तंभ बारी बंदोबस्त, जिसको हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। और जो हमारा पंजाब वाला एरिया है उसमें क्या किया गया था? उसमें हमारा जो महालवाड़ी सिस्टम था उसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं या प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें
खा कालीबंगा, कालीबंगा से जुड़े हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये कालीबंगा जो स्थल है, पुरातत्व स्थल है, ये हड़प्पा का है और ये राजस्थान में स्थित है। इसी के साथ जितने भी आपके एमसीक्यू थे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, वो समाप्त होते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू देखने हैं, यहाँ तक कि वोकेशनल सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, ब्यूटी वेलनेस, ऑटोमोटिव, इन सभी के सब्जेक्ट के एमसीक्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप उन्हें जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इन सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, जितने भी वीडियो एमसीक्यू के हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।